हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मिले बेटे फुल टेस्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन करने के लिए केमिस्ट्री का, जो कि आपका थर्ड लास्ट टेस्ट है। अब इसके बाद से बस 2 टेस्ट और बचे हैं और फाइनल एग्जाम आपके एकदम सामने है। ठीक है, तो आई होप आप प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छी चल रही होगी और मेहनत करते रहिए बेटे, ऐसे ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज 46 जो है उसके ऊपर बात करते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है बेटे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से। इसमें आपको बोल रहा है 92 ग्राम का कोई कंपाउंड था, इसकी एनालिसिस की गई तो 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन बना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या क्या होगा। ठीक है, तो तरीका क्या है बेटे, आप उसके लिए पहले एक टेबल बनाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और उसमें उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मासेस है वो लिखते हैं 24 ग्राम्स, 4 ग्राम्स एंड 64 ग्राम्स। ठीक है, फिर इनके रिस्पेक्टिव मोलर मासेस से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कार्बन का मोलर मास 12 होता है, 24/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4/1 4 एंड 64/16 ये हो जाएगा बेटे 4। ठीक है, फिर इन सभी में जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे सभी को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको रिलेटिव एटॉमिक नंबर मिलता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका 1 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 2, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया CH2O2। CH2O2 ये आपका फर्स्ट आंसर है ना, CH2O2 एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। 47, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन पूछा है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ना, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन। देखिए लाइमन क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट ऑर्बिट पे आए तो उससे जो वेवलेंथ निकलती है, जो लाइन निकलती है, उसको हम लोग लाइमन सीरीज की लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लाइन की बात हो रही है, ठीक है, तो हमें बात करना होगा बेटे कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 1 तक। ओके, बिकॉज 2 से 1 फर्स्ट लाइन होगा, सेकेंड लाइन हो जाएगा 3 से 1। ठीक है, आप इक्वेशन लिखेंगे रेडबर्ग की। रेडबर्ग इक्वेशन जो होती है 1/λ इज इक्वल टू आर एच, को आप आर लेंगे, जेड की वैल्यू 1 है ना, आर एच जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, जेड की वैल्यू 1 है, देन 1/n1 स्क्वायर मतलब 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर है, दैट इज 9। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे बेटे, लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, 8r। ठीक है, तो 9/8r ये आपका करेक्ट आंसर है 47। ठीक है, ये हो गया बेटे 47। नेक्स्ट 48 पे आते हैं। ये आपका अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। इसमें पूछ रहा है बेटे कौन सा इनमें से करेक्ट है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। ठीक, तो देखिए पहला वाला इनकरेक्ट है बेटे, क्योंकि इसमें ये वाला बॉक्स आप खाली रख करके पेयरिंग नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ये भी इनकरेक्ट है सेम रीजन की वजह से। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट है बेटे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। 48 के बाद 49 पे आते हैं। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है क्या होता है, ऑर्डर लेफ्ट से राइट जाते हुए बढ़ता है, टॉप से बॉटम आते हुए क्या होता है बेटे, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है क्लोरीन और फ्लोरीन, जो सबसे लेफ्ट में लाई कर, सबसे राइट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए उसका। ठीक है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में कैसे डिसाइड होगा बेटे, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। इसीलिए क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, सल्फर और फास्फोरस में आप लगाएंगे लेफ्ट टू राइट वाला फंडा। ठीक है, फास्फोरस जो है वो आपका 15 एटॉमिक नंबर है और सल्फर जो है वो 16 है, और लेफ्ट से राइट जाते हुए जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसीलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फास्फोरस से ज्यादा होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। 50, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। अच्छा, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बेटे, देखिए ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ रहा है, ये भी ठीक है ना, पीरियड नंबर इसका ज्यादा है ना। और कैल्शियम का 4s2 होता है, 3s2 मतलब ये मैग्नीशियम है ना, फिर फास्फोरस और फिर क्लोरीन। हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट ऑर्डर आपसे कह रहा है तो ये आपका इनकरेक्ट होना चाहिए बेटे, क्योंकि जो लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज क्या करता है बेटे, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, साइज का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, कार्बन सबसे बड़ा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, है ना। तो कार्बन तो उन्होंने सही दिया हुआ है,
और ये वाला जो टर्म है ये गलत दे रखा है, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका रॉन्ग ऑर्डर है, करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 51 करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट जो है बेटे वो हम लोग वैल्यूज आपसे नहीं पूछी जा रही कि यहाँ पे वैल्यूज किसकी ज्यादा है या फिर किसकी कम है, आपको बस कंपेयर करना है कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसमें BF3 जो है, BF3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक ट्राइगोनल प्लेनर है ना, और कोई लोन पेयर नहीं है, सारे एंगल्स 120 डिग्री है, ठीक है, तो इसका जो म्यू है बेटे वो क्या हो जाएगा 0, है ना, तो ये आपका 0 हो गया, ये लोएस्ट पे आएगा ऑब्वियसली। फिर NH3 और NF3 का जो केस है वो हमने कई बार पढ़ा है कि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है, क्यों, बिकॉज उसमें सारे डाइपोल्स जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब सब लोग एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है। 3 हो गया NH की वजह से, है ना, और एक हो गया आपका लोन पेयर की वजह से, ठीक है, तो वो सब कुछ मिल करके ऊपर की तरफ जो है नेट डाइपोल देते हैं, ठीक है। तो इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NF3, बिकॉज NF3 में क्या होता है, N और F का जो डाइपोल है वो नीचे की तरफ है ना, और जो लोन पेयर का डाइपोल है वो ऊपर की तरफ है, तो जिसकी वजह से कुछ हद तक कैंसल आउट होती हैं चीजें, है ना, सारे वेक्टर्स ऐड नहीं हो रहे, वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इन दोनों में NH3 का ज्यादा होगा, इससे कम इसका होगा, जो भी होगा 0 तो नहीं होगा क्योंकि 0 इसका है ना, तो NH3 फिर ये और फिर BF3, ठीक है, तो NH3 की सबसे ज्यादा, फिर NF3 और फिर BF3, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है इसका डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। जहां पर ये क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपसे सिर्फ कंपेयर करने के लिए पूछा जा रहा है, आपसे वैल्यूज एक्सपेक्ट नहीं की जा रही कि भाई किसकी क्या वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया बेटा 51, और बॉन्डिंग से था ये 52, किसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अकर हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो आजकल कई बार रिपीट हो रहा है कि भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन किसमें है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में किसमें है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में किसमें है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कितने बॉन्ड्स बने हैं वो देखना है ना, और जो आपका सेंट्रल एटम है उसमें अनपेयर्ड कितना करना पड़ेगा ताकि बॉन्डिंग बन सके, उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो बोरोन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटे 1s2 2s2 2p1, ठीक है, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है, तो 2s2 जो है वो कुछ ऐसा दिखता है और 2p1 कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें अभी एक ही अनपेयर्ड है लेकिन आपको बॉन्ड बनाने हैं 3, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 2s को एक्साइट करके यहाँ पर लाना पड़ेगा, जिससे कि ये ग्राउंड स्टेट में तो नहीं रहेगा बेटे, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा और 3 अनपेयर्ड बन जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा है ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप NH3 को चेक करेंगे, NH3 में क्या होता है, NH3 की जो कन्फिग्रेशन है वो आपकी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो 2p3 में देखिए क्या है, 1 2 3, 3 अनपेड ऑलरेडी है, इसमें किसी को भी 2s से आगे भेजने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, 3 अनपेड ऑलरेडी है और 3 ही बॉन्ड बन रहा है, तो इसीलिए ये आपका ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। सेम गोज विथ PCl3, PCl3 को देखते हैं वो क्या हो जाएगा बेटे, PCl3 में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी 3s2 3p5, है ना, नहीं 3s2 3p 3s2 3p3 है ना, 3s2 3p3, ये हो जाएगा आपका फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटे 15 है, तो 3p3 है, तो अभी सेम कहानी कि इसके अंदर जो है क्या हो गया, 3 अनपेयर्ड हो गए तो 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं PCl से, अगर PCl5 होता तो आप बोलते हैं कि हाँ उसका 3s2 वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d ऑर्बिटल में जाकर के अनपेयर्ड होगा और वो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाता फिर, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ PCl3 है, ठीक है, तो इसीलिए जो ये ग्राउंड स्टेट है ना। बेरिलियम BeF2 की बात करें तो बेरिलियम होता है बेटे 1s2 और 2s2, है ना, तो इसमें भी अगर आपको 2 बॉन्ड बनाना है तो आपको अनपेड करके कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, 2p तक तो लाना ही पड़ेगा, 2s में एक अनपेड और इसमें एक अनपेड, तो 2 अनपेड यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। 2 अनपेड जो है लाने के लिए आपको इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा, तो ग्राउंड स्टेट से तो बात नहीं बनेगी, है ना, जो आपका ग्राउंड स्टेट में रहेगा बेटे वो कौन कौन सा रहेगा, B एंड C रहने वाला है, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 52 के बाद 53, इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है? देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपको मैंने कई बार सिखाया भी है कि N2 का रेफरेंस लेंगे और उसके हिसाब से आप करेंगे, है ना। क्या बताया था कि N2 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 14 है। ठीक है, 14 के अलावा जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटता है ना। और सेम गोज विद दिस, ऊपर की तरफ जाने पे भी 0.5 से घटता है। ठीक है, तो देखिए इसका है बॉन्ड ऑर्डर 3, है ना, इसका है 2.5, इसका है 2, इसका है 1.5, इसका है 1, इसका है बेटे अगेन 0.5 से घटाएंगे 3 से कंपैरिजन में, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, 1.5 और 10 पे क्या हो जाएगा बेटे आपका फिर 1। ठीक है, तो ये आपका एक अप्रॉक्स तरीका होता है जिसमें अगर मैं O2 माइनस को देखूं तो उसके अंदर होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो क्या 1 जो है वो 17 से बड़ा है, मतलब 17 वाले से तो नहीं, 1.5 है इसका, मतलब इसका है 1, इसका है 1.5, तो ये गड़बड़ हो गया, इसका 2 है तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, N2 प्लस में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 13 का होगा 2.5 है ना, इसका 14 है, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 3, ये भी गड़बड़, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, C2 माइनस, कार्बन में होते हैं 12 और एक 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन पे क्या है 2.5, ये आपका 2.5 है। ठीक है, C2 है 12, 12 इलेक्ट्रॉन पे 2 है ना, और C2 प्लस में हो गए कितने बेटे 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है 1.5 है, तो बस ये आपका करेक्ट है, 2.5, 2 एंड 1.5, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका मैं कई बार सिखा चुका हूँ जिसमें कि आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एमओटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इस तरीके से शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट 54 पे आते हैं, ये आ गया बेटा आपका थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, एब्सोल्यूट एंट्रोपीज दे रखी है रिएक्शन की। देखो एंट्रोपी जो है ना वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि एडिटिव है पहले तो, है ना, और ये हेस लॉ को फॉलो करता है, मतलब स्टेट फंक्शन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोपी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस इंट्रोपी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। तो देखिए प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, एक है आपका बेटा वाई और दूसरा है जेड, है ना, तो वाई और जेड को आप ऐड करोगे। ठीक है, कोफिशिएंट भी इनके 1 1 है, तो y हो जाएगा 213.8, है ना, और z हो जाएगा 197.9, और रिएक्टेंट है आपका x कितना है 120। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा बोले डेल्टा एस की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसे, जो भी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 55 पे आते हैं बेटे, इतना जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, डेल्टा यू क्या होगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर फॉर्म है। देखो डेल्टा यू जो है वो क्या होता है, डेल्टा यू होता है बेटे डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली बस यूनिट रखना है, डेल्टा क्यू जो है एब्जॉर्ब हुआ है तो इसीलिए प्लस 100 जूल्स हो जाएगा, है ना, और कंप्रेस हुआ है तो इसका मतलब वर्क पॉजिटिव होगा, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर्क लगाएंगे आप पी डेल्टा वी इरिवर्सिबल मोड। ठीक है, तो प्लस प्रेशर है आपका 1.5 और चेंज इन वॉल्यूम है कितना बेटे 6 लीटर्स का। ठीक है, ये आ गया आपका एटीएम लीटर्स में, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, जूल्स में। ठीक है, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 100 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जैक्ट कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 101 का है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जिससे भी आंसर आए वो आप लगाएंगे, बिकॉज ऑप्शन सारे दूर दूर हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं होगी, है ना। ये हो जाएगा आपका 90, है ना, और ये हो जाएगा आपका 900, और 100 मतलब 1000 क्रॉस करेगा। ठीक है, तो 1011 इसलिए आ रहा होगा बिकॉज यहाँ पर इन्होंने 100 नहीं, वो 101 जूल्स लिया हुआ, वो भी एग्जैक्ट नहीं है, 101.3 जूल्स जो है वो एग्जैक्ट होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर्थ ऑप्शन 55। नेक्स्ट 56 पे आते हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ईए को कंपेयर करना है आपको किसे, डेल्टा एच। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं बेटे कि ईए और डेल्टा एच जो है वो आपका आपस में रिलेटेड नहीं है किसी भी प्रकार से, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी आपको
एक ग्राफ बना रहा हूं मैं जिसमें ये आपका ग्राफ है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ क्या, ये है और ये डेल्टा एच है ना। तो ये क्लियर है आपको कि डेल्टा एच अभी बड़ा है, पर मैं ग्राफ को ऐसा भी तो बना सकता हूँ, ये भी तो एक ग्राफ हो सकता है। तो ये आपका डेल्टा एच हो गया और अब ये है, तो ऐसे केस में आपको समझ में आ रहा है ये बड़ा है, डेल्टा एच छोटा है, ठीक है। एक लाइन ऐसी भी हो सकती है बीच में कि ये और ये लेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसीलिए इक्वल भी हो सकता है। तो ये और डेल्टा एच की मैग्नीट्यूड में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटे फोर्थ। ये हमने क्लास में कई कई बार अच्छे से काइनेटिक्स चैप्टर में डिस्कस किया भी है, ठीक है। नेक्स्ट 57 पे आते हैं। एच प्लस की कंसंट्रेशन पूछी गई है 0.2 मोलर। और अच्छा देखो ये जो चीज है ना बेटे, CH3CuNa और CH3COH, इन दोनों का मिक्सचर बनाता है एक एसिडिक बफर, ठीक है। तो एसिडिक बफर बनाता है, एसिडिक बफर से आपको पहले पीएच निकालना होगा और पीएच से आप क्या निकालेंगे, एच प्लस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो होता है पीके का मतलब इसका माइनस लॉग लेंगे बेटे, तो माइनस लॉग ऑफ 1.8 10⁻⁻5 है ना, और प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड है ना। तो सॉल्ट है क्या आपका 0.2 मोलर और एसिड है क्या 0.1 है ना, तो ये हो रहा है आपका log 2, ठीक है। दिस इज log 2 हो रहा है ये, ठीक है। एक सेकंड, ठीक बेटा। देखिए सॉल्व कैसे होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपसे ना पीएच की वैल्यू पूछी नहीं, आपसे पूछा एच प्लस है, तो आप यहाँ से लॉग को पहले रिमूव करें और पीएच को लिख दें क्या, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये वाला जो लॉग है इसमें आप क्या कर रहे हैं, लॉग ये जो 1.8 है इसको अप्रोक्सीमेटली 2 लीजिए आप, ताकि कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी कम हो सके। और यहाँ पर भी क्या बच रहा है बेटे, 2 बच रहा है ना, 0.2/0.1। तो अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस भी है, ये वाला माइनस जो है इसको यहाँ पर देंगे आप, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी होगा, तो लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁵ लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, ठीक है। ये और ये कट गया बेटे, अब सिर्फ लॉग लॉग बचा, अब लॉग भी कैंसिल कर सकते हैं, तो एच प्लस की जो अप्रॉक्स वैल्यू 10⁻⁻5 आ रही है, जो कि सबसे क्लोजेस्ट कौन सी वैल्यू है, 1.1 10⁻⁻5, ठीक है। जो कि अगर आप 2 की जगह यहाँ पर अगर 1.8 लेते, ठीक है, तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाती, ठीक है। तो ये हुआ आपका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, जैसे 2 की जगह अगर मैं 1.8 लेता हूँ, तो 1.8/2 और 10⁻⁻5, अच्छा। तो ये हो रहा है 0.9, मतलब 9 × 10⁻�6, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो ऑप्शन में है बेटे, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 57, ठीक है। देखिए भाई थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करने से गड़बड़ हो जाती है, चलिए खैर। 58 पे आते हैं। इनमें कह रहा है आपसे कि इक्विलिब्रियम डज नॉट शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इनमें से किसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये पता करना है आपको। ली चैटलेस प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, अगर आप NH3 को इंक्रीज करेंगे रिएक्शन जाएगी पीछे, ये नहीं होगा आंसर, है ना। बाई डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करेंगे रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, ठीक है, जो कि बैकवर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, अगर आप इसको डिक्रीज करोगे N2 और H2 को, तो इसको इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन अगेन बैकवर्ड आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वॉल्यूम को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन जो घटेगा, कंसंट्रेशन वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं ना, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेशन घटेगा। और हाँ वो सभी कंसंट्रेशन घट जाएगी भाई। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, सॉरी कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, हाँ सॉरी रॉन्ग बोल रहा हूँ। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा, है ना। तो कंसंट्रेशन को घटाने के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा जहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, जो कि इस रिएक्शन में क्या है बेटे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉरवर्ड चला जाएगा। और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक जो है वो फॉरवर्ड जाता है जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो,
ठीक है, ये हो गया बेटे 58। अब आते हैं 59 पे। इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया है दो अलग अलग पीएच वाले सोल्यूशन का, ठीक है, तो रिजल्टिंग पीएच क्या हो, देखो अगर इसका पीएच 2 है बेटे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा 10⁻⁻², और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें H प्लस के मोल्स मिल जाएंगे, है ना, 10⁻² इंटू वी मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इन द फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा सोल्यूशन है उसमें मोल्स हो जाएंगे 10⁻³ इंटू वी, और टोटल वॉल्यूम जो है वो 2V हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा बेटे, H प्लस, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए V से V तो कैंसिल कर दिया हमने, है ना, और इसमें क्या कर लिया, 10⁻² और 10⁻³ जो छोटा नंबर उसे कॉमन निकाल लिया, 10⁻³ छोटा है, यहाँ पर होगा 10+1 डिवाइड बाई 2, तो 10+1 जो है वो 11, 11/2 होगा 5.5, 10⁻³ आपसे पीएच पूछा गया है, ठीक है, ये आपका H प्लस है, निगेटिव लॉग लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस लॉग ऑफ 5.5, लॉग ऑफ 5.5 इज गिवन 0.74, तो 3 माइनस 0.74 जो है ये आपका 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 2.26, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। M1V1 प्लस M2V2, है ना, और अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यही वाला कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 59 में यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 59। चलिए नेक्स्ट आते हैं 60 पे, है ना। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइजेस मोल्स ऑफ, देखो जहां पर भी दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वल करना है बेटे, तो MnO4 का इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू NO2 माइनस का इक्विवेलेंट, है ना। तो MnO4 का इक्विवेलेंट कैसे आएगा, मोल इनटू n फैक्टर, मोल 1 है, और MnO4 का जो एसिडिक मीडियम में n फैक्टर होता है वो क्या होता है, 5 होता है, ठीक। और NO2 माइनस का मोल आप x ले लेंगे, और इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा बेटे, यहाँ पर n है 3 और यहाँ पर है 5, चेंज है 2 का, ठीक है। NO2 माइनस में n जो है, n फैक्टर जो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है n का वो है 3, और NO3 माइनस में है 5, ठीक है। तो 3 और 5 में चेंज कितने का है बेटे, 2 यूनिट्स का है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाती है आपकी 5/2, करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। 61 पे आते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताना है इथेन का, इथीन का, एसिटिलीन का और बेंजीन का, ठीक है। देखिए क्या क्या होगा बेटे, इथेन में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इथीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एसिटिलीन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और बेंजीन में क्या है बेटे, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी, मतलब बीच का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे छोटा ये होगा, क्योंकि इसमें प्योरली क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे मतलब बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा कौन सा है बेटे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो CH3 1 वाला जो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें प्योर डबल बॉन्ड है, और इसमें क्या बेटे, सिंगल एंड डबल का मिक्स है, ठीक है, सिंगल एंड डबल का मिक्स है। तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो 1 के बाद क्या आ जाएगा बेटे, 4 आ जाएगा, 1 के बाद हो गया 4, ठीक है। फिर 2 आएगा, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, डबल बॉन्ड है प्योरली, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे छोटा ये होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 61 का 3। 62 पे आ गए बेटे। OH जो है उसकी पोजीशन पूछी गई, देखिए इसमें हम लोग करते हैं प्रायोरिटी से, प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले किसकी होगी, कीटो की होगी, है ना। तो यहाँ पर आप 1 दोगे, उसके बाद तो बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर आपको क्या करना होता है, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को देखना होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करेंगे तो 3 से स्टार्ट होगा, यहाँ से करेंगे 2 से स्टार्ट होगा, इसलिए आप यहाँ से करते हैं 2, 3, 4 एंड 5। तो OH प्रेजेंट है बेटे कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। 63 पे आते हैं बेटे। इसमें आपसे कह रहा है कि कौन सा आइसोमर है ये, तो देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, बस लॉन्गेस्ट चेन का डिफरेंस होगा। ये है 1 2 3 4, है ना। तो ये आपका 4 कार्बन की चेन है, और ये यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बेटे कैसे आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, ठीक है। क्योंकि COOH जो है वो कभी भी
पोजिशनल आइसोमर नहीं शो करता है बेटे, है ना, अगर मतलब ओपन चेन में ले रहे हैं ऑब्वियसली तो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रायोरिटी होती है, जो नंबरिंग होती है, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक से ही शुरू होगी, वो हमेशा 1 नंबर पे रहना है वो, ठीक है, तो इसलिए चेन आइसोमर ये बना रहा है। 64 सोडियम प्रोपियोनेट है और सोडा लाइम। देखिए जहां पर भी सोडा लाइम आप करते हैं तो वहां पर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है बेटे, Na2CO3 बाहर होता है। तो जो भी आपका सॉल्ट होता है, ठीक है, जैसे सोडियम प्रोपियोनेट क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, ठीक है, और रिएक्शन आप करा रहे हैं NaOH, कर गया यार ये, NaOH और CaO के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो जिससे कि यहाँ से Na2CO3 गायब हो जाता है बेटे, और CH3 और CH2 जो है ये आपका बच जाता है, और यहाँ पर H लग गया तो CH3 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, ठीक है। तो 64 का हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है बेटे, नेक्स्ट 65 पे आते हैं। 65 में कह रहा है आपसे हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन जो है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, तो वो है बेटे आपका क्या, आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होती है, या फिर लाइट हो गया, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पेरोक्साइड, है ना, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 65। डायरेक्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। 66 में आते हैं, बेंजीन के लिए कौन सी बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटे, EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन शो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, जिसका एग्जांपल आपका फील्ड क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सब है, ठीक है। ये आ गया बेटा सॉल्यूशन चैप्टर से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है किसी वीक मोनोप्रोटिक एसिड का, ठीक है, तो वो एसिड हमने ले लिया HA कैसे ब्रेक करता है H प्लस और A माइनस में, ठीक है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, तो I की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस अल्फा, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे आप क्या बेटे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKFM, ठीक है, तो डेल्टा TF कैसे आएगा, चेंज है कितने का बेटे, 0 माइनस माइनस 0.1, तो डेल्टा TF हो गया 0.1, KF की वैल्यू है बेटे 1.86, I हो गया आपका 1 प्लस अल्फा, IKF और M, है ना, और M जो है मोलैलिटी वो है 0.04, ठीक है, 0.04। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67। 68 पे आते हैं बेटे, देखिए 68 में क्या कह रहा है, 100 ग्राम्स ऑफ NBS रखा गया है, 100 ग्राम बेंजीन में बॉइलिंग पॉइंट इतने से इंक्रीज किया। ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एबुलियोस्कोपी से, जिसमें कि फॉर्मूला लगाएंगे आप, डेल्टा TB जो है वो देखिए 1 डिग्री का है, उसको केल्विन में चेंज नहीं करते हैं बेटे, है ना, वो चेंज है, तो केल्विन और डिग्री में चेंज क्या होता है, सेम होता है। डेल्टा TB ये हो गया, KB की वैल्यू है 2.53, ठीक है, और जो मोलैलिटी है वो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम्स बाई मोलर मास, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है, और डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे जो कि है बेंजीन, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.1, है ना, बस इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो M की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटे, वो हो जाएगी आपकी 2530, है ना, ये 0.1 जो है इधर जाएगा, ठीक है, M इधर आएगा नीचे, है ना, 25, हाँ ठीक है, 2530, ये आपका करेक्ट आंसर होगा बेटे, 68 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 60, राइट, फॉर्मूला पुटिंग है, तो 69 में क्या कह रहा है आपसे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे बेहतर रेड्यूसिंग पावर, देखिए रेड्यूसिंग पावर का मतलब होता है खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, और खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए ई नॉट की वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए बेटे, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव आपका किसका है, बी का है, फिर है सी का, और फिर है ए का, है ना, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा बेटे, BCA, है ना, काफी इजी क्वेश्चन, ठीक है। और ये अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा तो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल को ऑब्जर्व करते हैं आप, ठीक है। इनमें पूछ रहा है लैम्डा M और लैम्डा EQ का आपस में रिलेशन, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटे, लैम्डा M इज इक्वल्स टू लैम्डा EQ इंटू N फैक्टर, है ना, और N फैक्टर सॉल्ट्स के लिए क्या होता है, टोटल कैटायनिक चार्ज। A2B3 के ऊपर चार्ज क्या होगा, आप देख रहे हैं बेटे, इसको ब्रेक करेंगे आप, A के ऊपर आएगा 3 पॉजिटिव और 2 A है यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 इंटू 2, है ना, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो गया 3 इंटू 2, ठीक है, तो इसीलिए N फैक्टर 6 हो गया, तो इसीलिए आंसर हो गया बेटे लैम्डा M इज इक्वल टू 6 इंटू लैम्डा EQ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70।
71 पे आते हैं बेटे। 71 में क्या कह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ठीक है, तो हाफ लाइफ पे फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। फर्स्ट ऑर्डर इज द ओनली रिएक्शन जिसकी जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एक ही आंसर है बेटे, H2O, ये आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स के अंदर में, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। H2O की एक्सट्रीमली हाई होती है सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए, क्योंकि उसके अंदर पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो बार्टलेट ने पहले डिस्कवर किया था, ठीक है, तो ये है बेटा आपका XCPTF6, है ना। ये तो एक फैक्चुअल चीज है, ये आपको याद ही होना चाहिए, इसमें हम लोग कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बार्टलेट 73 है ना। नेक्स्ट, 74 पे आते हैं बेटा, है ना। 74 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो मैक्सिमम किस में है, किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है बेटे अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, जहां पर n होता है क्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको सभी में काउंट करना होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा देख लीजिए बेटे D6 में मिलेगा आपको, D6 के अंदर जो नंबर ऑफ अनपेड है वो मिलेगा आपको 4, है ना। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये है बेटा आपका एफ ब्लॉक का क्वेश्चन, जिसमें कि अगेन कॉन्सेप्ट फिर से वही है, लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इसमें आपको एलिमेंट्स के नेम याद होंगे तो आप इसको काफी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 76। पैरामैग्नेटिक भी है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए इसमें क्या करना है बेटे, आपको सभी को ऑब्जर्व करना होगा, सभी का लिखना होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन एंड जो नंबर ऑफ अनपेड है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टाइटेनियम को अगर मैं देखूं तो टाइटेनियम में होता है क्या बेटे, 3D2 और 4s2 होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये निकल गया, ये एक निकल गया, तो बच गया 3D1, एक अनपेड आ रहा है। और H2O जो है वो क्योंकि एक वीक लिगेंड है, इसीलिए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन अगर इनर ऑर्बिटल खाली है तो फिर उसको आउटर ऑर्बिटल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में H2O के प्रेजेंस में भी क्या बनता है बेटे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनता है, ठीक है। अगर इनर ऑर्बिटल्स खाली है तो, अगर नहीं है, उसमें एक भी अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो फिर वो मजबूरन आउटर वाला ही यूज करेगा। तो ये एक एग्जांपल है जो कि इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक भी है, ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। 76, 77 पे आते हैं, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट पूछ रहा है बेटे, इसमें सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका प्राइमरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो कि क्या है बेटे, +3, है ना, 77। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये आपका टॉपिक है 77 का, ठीक है। 78 में कह रहा है इनमें से कौन सा टाइप का आइसोमर्स है ये, तो वो लिंकेज होने के लिए क्या चाहिए बेटे, नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड चाहिए, सॉल्वेट होने के लिए पानी चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होने के लिए तो मिक्स, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो मिक्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसका कटायनिक और अनायनिक दोनों ही पोर्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बनना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो सकता है, इसके ट्रांसफॉर्म में नहीं होगा बेटे, सिस फॉर्म में इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसके सिस फॉर्म में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट 79 पे आए थे हम लोग, इन्वर्जन। देखिए इन्वर्जन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका बेटे, SN2 रिएक्शंस का, बिकॉज SN2 में जो अटैक है वो बैक साइड से होता है, और SN2 तब फेवर होता है जब उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, दैट इज 1 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री हैलाइड्स, ठीक है। तो इसीलिए जो प्योर इन्वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा बेटे, ऑप्शन नंबर 3 में, जिसमें कि ये वाला Cl हटेगा, OH लगेगा, और क्योंकि ये 1 डिग्री है इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर मिनिमम है, ये इजीली कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। 80 पे आते हैं बेटे, करेक्ट रिएक्टिविटी। देखो ये फॉलो करता है बेटे SN1 मैकेनिज्म। SN1 में जो स्टेबिलिटी है, जो आपकी ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, वो डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, जो कि है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। 80 के बाद आते हैं बेटे हम लोग 81 पे।
81 में देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक प्रकार की रिएक्शन जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसका कि जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्ब अनायन होता है ना। तो कार्ब अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा वो इजी और माइल्डर कंडीशन पे रिएक्शन हो सकती है। ठीक है। अभी कार्बन आयन को स्टेबल करने के लिए आपके पास ग्रुप कैसा लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा लगेगा उतना आसानी से वो एनएसआर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सिर्फ एक एक ही NO2 लगा हुआ है Cl को OH से रिप्लेस करने के लिए, तो रिएक्शन होगी, लेकिन जो कंडीशन है वो थोड़े से ज्यादा हार्श चाहिए होंगे, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ये रहा बेटे आप, है ना। फिर इसमें लगा है देखिए दो ही NO2 ग्रुप लगे हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो थोड़ा सा माइल्ड कंडीशन चाहिए, 368 केल्विन आ गए, है ना। और इसमें तीन तीन NO2 लगे हुए हैं ना, दो ऑर्थो पे और एक पैरा पे, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ हल्का सा अगर आप वाटर जो गर्म है, पानी गर्म है, उससे आप कराएंगे, ठीक है, तो ये किया जा सकता है ना। बहुत हाई टेम्परेचर करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटे Qr और P, है ना, Qr और P। हाँ ठीक। 81 के बाद आते हैं 82 पे। 82 में कह रहा है, ये तो रिएक्शन हमने कई बार देखा है बेटे, ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो कि ये ऑक्सीजन है और यहाँ से जो X बनता है उसको बोलते हैं बेटे क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और वहां से जब फर्दर हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो फिनॉल और एसीटोन बनता है। ठीक है, तो इसमें जो Y है वो क्या है बेटे, एसीटोन है। क्वेश्चन हमने कई बार किया है ऐसा, तो कौन सा ऑप्शन होता है, देखो X है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, है ना, जो कि ये होता है। ठीक है, और ये रहा बेटे, हाँ थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, XNY पूछा है ना, हाँ XNY पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर 82। नेक्स्ट 83 पे आते हैं। ये कह रहा है ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। बिल्कुल करेक्ट है बेटे, ये हमने पढ़ा है कहाँ पर, जो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक प्रोसेस है स्टीम डिस्टिलेशन, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्थो और पैरा में बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो का काफी कम होता है और पैरा का ज्यादा होता है। तो ऑर्थो स्टीम वर्टाइल बट पैरा इज नॉट, बिल्कुल करेक्ट है बेटे, है ना। ये वोलेटाइल होता है क्योंकि इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, और पैरा में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो 83 का 1 हो गया बेटा। नेक्स्ट 84 पे आते हैं। ये देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें N2H4 जो है ये आपका बेसिक मीडियम में क्या करता है बेटे, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह फंक्शन करता है, और इसको ये कन्वर्ट कर देगा CH3 में, है ना। ये कन्वर्ट हो गया CH3 ये आपका ब्रोमिनेशन है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CH2Br में, है ना। और फिर एक्वस KOH लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर अल्कोहलिक लिखा हो तो एलिमिनेशन करते हैं, एक्वस लिखा है सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो Br हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटे, OH लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल जो है उसके बारे में पूछा गया है। सी गिव्स सिल्वर मिरर ने, सिल्वर मिरर तो टॉलेंस जो वो आपका कौन देता है बेटे, अल्डिहाइड्स वगैरह देते हैं। ठीक है, सी गिव्स येलो पीपीटी विथ, हाँ ये इकलौता ऐसा इथेनॉल है जो कि आपको येलो पीपीटी दे सकता है। इससे बड़ा अगर इथेनॉल होगा तो वो येलो पीपीटी नहीं देता है, क्योंकि ये चीज जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ I2 एंड NaOH, और ये मिथाइल है। ठीक है, तो मिथाइल कीटो की तरह ये लोग फंक्शन करते हैं। ठीक है, मिथाइल कीटो, ये कीटो ग्रुप हो गया, है ना। कीटो नहीं वैसे इसकी कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, तो मिथाइल कीटो यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिख रहा है, इसीलिए कर सकता है ना। इसके अलावा जो अल्कोहल्स होते हैं वो सब नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक, सी कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ HCHO विथ, हाँ इसमें देखिए कि रिएक्शन क्या बनेगी बेटे, HCHO की जो रिएक्शन होती है C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, मतलब ये हो जाएगा C2H5MgBr, है ना। इस पे आएगा बेटे प्लस, इस पे आएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा OMgBr, और यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा बेटे, इथाइल, है ना, C2H5 लग जाएगा।
हाइड्रोलिसिस करेंगे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 है ना, और यहाँ पर इथेनॉल था ना, 1 2 तो HCHO, हम 3 कार्बन हो रहे हैं तो ये तो प्रोपेनॉल बन रहा है। C कैन ऑल्सो बी prepared by the reaction of HCHO with methyl magnesium bromide। अच्छा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैं यहाँ पे इथाइल लिख रहा हूँ, ठीक है, ये गड़बड़ है बेटे। यहाँ पर C2H5 नहीं होगा, यहाँ पर होगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा CH3, है ना। तो CH3 और C और OH, है ना, तो ये हो गया आपका इथेनॉल, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है बेटे, तो मतलब इससे भी इथेनॉल बन सकता है। तो दोनों ही, सेकंड भी और थर्ड ऑप्शन दोनों ही क्या है बेटे, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 84 के बाद आते हैं 85 पे। इनमें से IUPAC नेम पूछ रहा है किसका, अच्छा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका, है ना। तो देखिए एसीटोन जो है वो आप इथाइल, अच्छा ये आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो सिंपली वही करेंगे जो हम लोग पहले कर रहे थे, है ना। एसीटोन होता है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो C2H5Mg Br को आप ऐड करेंगे कैसे बेटे, यहाँ पर आप लगाएंगे OMgBr, ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे आप C2H5, है ना। फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये OMgBr जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें नेमिंग करेंगे कैसे, 1 2 3 4, है ना। ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट चेन ऐसा, ठीक है। और 2 पे ही आपका मिथाइल लगा है और 2 पे ही ऑल लगा है, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल है और 4 कार्बन की चेन है, इसीलिए ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 85 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 86 पे आते हैं बेटे, है ना। 86 में क्या कह रहा है आपसे, ये कुछ नेम रिएक्शन है, ये तो आपको एकदम डायरेक्टली याद ही होना चाहिए कि नेम रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो गैटरमैन कोच में ये होता है बेटे, है ना, ठीक है। रोजनमैंड में PdSO4, PD और BSO4, ये रहा। स्टीफन में आपका ये यूज करते हैं और ईटार्ड में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, दिस इज 86। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटे, 86 के बाद 87 पे, प्रोपियोनिक एसिड इज इमिसिबल विथ वाटर। नहीं नहीं, ये गड़बड़ है। इनमें से पूछ रहा है क्या बेटे, इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, है ना। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया, मतलब एक प्रकार से इमिसिबल नहीं होता है। प्रोपियोनिक तो काफी लाइटर एसिड हो गया, है ना। जब लॉन्गर चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो फिर वो धीरे धीरे इमिसिबल होने लगता है। लेकिन 3 ही कार्बन का है, ठीक है, तो वो तो स्ट्रांगली डिसॉल्व होगा पानी के साथ इंटर और उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, हाँ बिल्कुल सही है बेटे। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, जैसे कि आपका बेंजीन में भी हो गया, है ना, ठीक है, और एसीटोन को भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी है, जिसमें कि वो पोलर प्रोटिक नहीं होता है, उसमें वो डिसोसिएट नहीं करता, उसमें वो एसोसिएट कर जाता है। ये हमने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर, है ना। एसोसिएट करके वो डाइमर बना लेता है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन इसका करेक्ट बनता है ना। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन, हाँ ठीक है बेटे, करेक्ट है बेटे। 9 कार्बन पे कलरलेस लिक्विड्स हैं, लोअर वाले लिक्विड्स होते हैं, है ना, हायर वाले क्या बन जाते हैं, सॉलिड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ ए बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए। तो बात है बेटे 87 के बाद हम लोग 88 पे, है ना। 88 जो क्वेश्चन नंबर है, देखिए उसमें क्या कह रहा है आपसे कि पीएच है और ट्रिपल बॉन्ड सी, हाँ ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट एक्स है ना, एक्स क्या हो जाएगा बेटे आपका पीएच, क्योंकि यहाँ पर Cl लग जाएगा, यहाँ भी Cl लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा आपका CH3। HCl का एडिशन हो गया, एक्सेस में है, ठीक है। मार्कोनिकोव एडिशन जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, KOH आएगा तो इसको OH से रिप्लेस करेगा, इसको भी OH से रिप्लेस करेगा, दो OH रह नहीं सकते, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2O रिमूव करके इसमें, ठीक है। फिर CH3NH2 भेजेंगे, तो फिर तो सिंपल रिएक्शन है ना, H2 जो है N और CH3 इसके साथ वाटर रिमूव कर देगा और ये आपका N मिथाइल इमीन जो है बन जाएगा, N मिथाइल इमीन बन जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम लोग कॉमन नेम क्या बेटा इसका, स्किफ बेस होता है, ठीक है। तो ये होगी कहानी आपकी क्वेश्चन नंबर 88 की। नेक्स्ट 89 पे आते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो वो दोनों से हो सकता है बेटे,
टेम्परेचर को भी इंक्रीज करके, चेंजिंग पीएच, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड एंड थर्ड है। या बायो का स्टूडेंट है, आपको काफी अच्छे से पता होगा, टेम्परेचर एंड पीएच दोनों ही सेंसिटिव होते हैं आपके प्रोटीन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि Mn प्लस डाइल्यूट एसिड डाला गया, व्हाइट पीपीटी बना है, और दूसरे में येलो पीपीटी। देखो, पीबी एक ऐसा आयन है जो कि व्हाइट पीपीटी बनाता है PbCl2 का, ठीक है, PbCl2 का, और येलो पीपीटी बनाता है PbCrO4 का, ठीक है। बोले सर ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए जो आपकी सॉल्ट एनालिसिस वाला पोर्शन है, जिसमें हम लोग हर कटायन की टेस्टिंग करते हैं कि उसमें क्या मिलाया जाएगा, तो कौन से कलर का पीपीटी आएगा, ये आपको लर्न करना होता है बेटे, ठीक है, जो कि आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो बेटा आपका क्या हो जाएगा, Pb2+। हर आयन की टेस्टिंग जो है उसमें दे रखी है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर किया है, ठीक है। तो ये आप वहां से लर्न करेंगे, ठीक है। बस इसी के साथ आपका डिस्कशन होता है कंप्लीट, ठीक है। तो सभी को रिजल्ट के लिए बेटे बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे हम लोग फुल टेस्ट नंबर 11, ठीक है। थैंक यू।